अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आने वाले कुछ दिन इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा के हालिया बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ती है। उनका कहना है कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे, क्योंकि उन पर अब भी 8 से 9 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। अगरचे वो बाज़ मुकदमात से बरी हो चुके हैं, लेकिन उनकी फौरी रिहाई के इम्कानात कम नजर आते हैं, क्योंकि वो अब भी 9 मई के GHQ हमला साजिश केस में शामिल तफ्तीश हैं। उनका आज मजीद ये भी कहना था कि पार्टी के लीडर इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं है। ये गलत बात है और मफरूज़ा है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करने जा रहे हैं। ताहम शाह महमूद का ओहदा कायम है। इसके साथ ही साथ एक और गैर मामूली खबर ये है कि PTI के बानी इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी LG रिचर्ड ग्रेनल और अमेरिकी कांग्रेस के अरकान ब्रेट शर्मैन और जो विल्सन से मुलाकातें करते हुए अपने वालिद की रिहाई के लिए मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुलाकात के बाद ग्रेनल ने एक्स पर पैगाम लिखा कि उन्होंने इमरान खान के बेटों को हौसला दिया और कहा कि आप मजबूत रहें, दुनिया में लाखों लोग सियासी इंतकाम का सामना कर रहे हैं। PTI के कई रहनुमाओं को हाल ही में होने वाली सजाओं और शाह महमूद कुरैशी के बारे में अबहाम जैसी सूरत हाल ने PTI की अंदरूनी क़यादत को शदीद इंतशार से दो चार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन चंद रहनुमाओं में होता है जिन्हें सियासी तजुर्बा और ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक हासिल है। वो सिर्फ साबिक वज़ीर ख़ारिजा ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अदवार में कौमी सियासत के अहम किरदार भी रहे हैं। अब जबकि PTI की क़यादत एक बड़े बहरान से दो चार है, ऐसे में कुरैशी की मौजूदगी पार्टी के लिए एक अमली और काबिल एतबार मुतबादिल के तौर पर देखी जा रही है। मौजूदा क़यादत खुसूसन बैरिस्टर गौहर खान और दीगर कानूनी माहिरीन अदालतों में ज़रूर सरगर्म है, लेकिन पार्टी की नज़रियाती और अवामी सतह पर रहनुमाई में वाज़ेह खला महसूस होता है। कुरैशी की सूरत में पार्टी को कैसा रहनुमा मिल सकता है जो न सिर्फ रियासती इदारों से बातचीत का हुनर जानता है बल्कि अवामी सतह पर भी मुतहरिक हो सकता है। ताहम सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिलेगी और उनको पार्टी के अंदर से भरपूर हिमायत हासिल हो पाएगी, और क्या वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में पार्टी को मुत्तहद रखते हुए एक नए बयानी के साथ मैदान में उतर सकेंगे। इनके मुमकिन किरदार पर खामोशी एक नई सफबंदी की अलामत है या फिर सियासी जमूत। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को रिहाई मिल भी जाए तो क्या वो पार्टी को मुत्तहद कर पाएंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हम्माद गजनवी साहब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी की क़यादत कबल अज़ वक्त बात है, उन पर अभी भी मुकदमात है। सलमान अकरम राजा का ये बयान, तो क्या ये बयान पार्टी के अंदर शाह महमूद कुरैशी के बढ़ते हुए किरदार से खौफ की अलामत है? जैगम खान, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेंगे। मुर्शिद की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये फैसला मुर्शिद ने खुद करना है, और मुर्शिद आम तौर पे ऐसे फैसले आखिरी वक्त पे करते हैं, और मुर्शिद अभी बिल्कुल फिट हैं और वो बिल्कुल अपनी गद्दी किसी के हवाले करने को तैयार नहीं है। और उन्होंने ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया कि शाह महमूद कुरैशी उनके खलीफा हैं, अगरचे वो पार्टी के वाइस चेयरमैन ज़रूर हैं और पार्टी के अंदर खिलाफत पर जंग चल रही है, मुरीदीन गुत्थम गुत्था हैं। तो देखिए, शाह साहब को तो वैसे ही लिफ्ट नहीं कराती, ना पार्टी कराती है ना इमरान खान कराते हैं, और शाह साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कई मर्तबा कर चुके हैं। उनसे कोई मशवरा तक लेने नहीं जाता, वो भी जेल में हैं, लेकिन उनमें जो जेल की तकलीफ़ है उस पर कोई बात नहीं करता, उनको मजलूमीन में शुमार ही नहीं किया जाता। हालांकि वो भी बुज़ुर्ग हैं, हैंडसम है, बुज़ुर्ग लगते नहीं हैं, लेकिन जाहिर है उनकी उम्र है, उनको बीमारियां भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, लेकिन उनके तरफ तो मिलने कोई नहीं जाता। लेकिन जैगम साहब वो तो बड़े करीब समझे जाते थे खान साहब के। देखिए, खान साहब के बिल्कुल करीब समझे जाते थे, लेकिन खान साहब किसी को कितना करीब करते हैं, कब करीब करते हैं, कब नहीं करते, तो उनकी मर्जी होती है ना। अब आप देखिए, वो जब तकर्रियाँ करते हैं तो आमतौर पे आर्जी तकर्रियाँ करते हैं, गैर वाज़े तकर्रियाँ करते हैं, अख्तियारात का दायरा कार वो वाज़े नहीं करते, जब चाहते हैं वो तब्दील कर देते हैं। तो ये पॉपुलिस्ट लीडर, कैरिस्मेटिक लीडर्स इस तरह करते होते हैं कि कोई उनके करीब का ना आए, जो जगह उनको हासिल है कोई उसके करीब भी ना आए, जो सेकंड हो वो उनसे बहुत ही छोटा हो, बल्कि सेकंड हो ही नहीं। अभी देखिए, शाह महमूद कुरैशी ने ख़त लिखा था
खत में उन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी। जी जी। इमरान खान ने उस खत पर तबसरा करना भी मुनासिब नहीं समझा, और जब उन्होंने एक्शन लिया तो मुकम्मल तौर पे उन तजावीज़ को रद्द कर दिया, जो सिर्फ शाह साहब का खत नहीं था बल्कि लाहौर में जो उनकी दूसरी क़यादत बंद है वो भी उसमें सिग्नेटरीज थे, उन्होंने भी लिखा था। अब पार्टी में मसला ये है कि एक नई लीडरशिप उभरी है, जो जाहिर है पीटीआई का एक बड़ा कमाल है, बड़ी सक्सेस है कि उसने सियासत को नई लीडरशिप दी है, और उसमें बड़े काबिल लोग हैं। गौहर अली खान हो, मतलब सलमान राजा तो बहुत ही बाकमाल शख्सियत है, बहुत पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। और फिर दूसरी एक पूरी लिस्ट है, गंडापुर हैं, मोहम्मद सईद हैं, मुराद सईद हैं, उमर अयूब हैं। ये सब एम्बिशियस लीडर है ना, ये लीडर बनने आए हैं, तबला बजाने तो नहीं आए ना। आसानी से किसी को ये मुर्शिद की सीट तो नहीं लेने देंगे ना, फिर धक्कम पेल तो होगी। और बिल्कुल आपने जो शुरू में कहा कि खतरे की बू तो लीडर महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने एक तरह का दिफाई रद्द-ए-अमल भी दिया है जी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त पीटीआई को शाह महमूद जैसे एक लीडर की ज़रूरत है, जो बाहर हो और जो इस वक्त ब्रिजेस बिल्ड करे। तो ये जितने आपने ज़ैगम साहब नाम लिए हैं, क्या ये शाह महमूद कुरैशी के अंडर काम कर पाएंगे, या फिर यही वो खतरा है जिसका हमें इजहार करते हुए सलमान अकरम राजा भी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल ये तैयार नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई एक पोजीशन ले ले। ये सब एस्पेरेंट हैं, ये सब एम्बिशियस हैं, ये सब बेहतर पोजीशन लेना चाहते हैं, और पार्टियों में ऐसा हुआ करता है। सियासत एक कट थ्रोट कंपटीशन का नाम है सही। और फिर एक ऐसी पार्टी जिसमें पोजीशंस इतनी खुली हो, इतनी फ्लूइड पोजीशन हो, कोई चीज मुकम्मल तौर पे तय ना हो, तो वहां पे तो ये लड़ाई और भी होती है। ठीक है। लेकिन फिर भी शाह महमूद की इसलिए जरूरत है जो रीजंस आपने बताई कि वो एक ब्रिज बिल्ड करने के लीडर हैं। अगर टकराव काम नहीं कर लिया तो फिर एक चांस मिलना चाहिए। और हमें याद है ज़ैगम साहब, शाह साहब भी वही शख्सियत है जो मुज़ाकरात की बात भी करते हुए हमें नजर आए हैं। शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं, कासिम और सुलेमान की जो मुलाकातें हैं, क्या कह सकते हैं? आलमी एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांगने की कोशिश है? मेरा नहीं ख्याल है कि रिचर्ड ग्रेनियर के पास मुलाकात करने से कोई खास फर्क पड़ेगा। ट्रंप ने ऑलरेडी आपकी लीडरशिप को अपने यहाँ बुला के एक तरह से उनकी रिकग्निशन कर दिया, उनकी पहचान करवा दी है, खुद से तौर पे बहुत दफा जिक्र किया। मेरे हाल में अमेरिका की और पाकिस्तान का ताल्लुक जो है वो पिछले महीने डेढ़ महीने में बहुत खुल के वाजे होके एक और जोत में सामने आया, और उसको अब पीटीआई हो, पीटीआई के जितने लोग यहाँ बैठे हैं या और जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसके ऊपर ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है जो कि इसको प्रागंदा कर दे या उसको मलाइन करे या उसको ख़राब करे। जो सिचुएशन आपकी इस वक्त अमेरिका के साथ एज ए रियासत जो तल्लुक कायम हो चुका, या रियासती शख्सियात का जो तल्लुक कायम हो चुका। दूसरी बात आपने जिक्र किया शाह महमूद कुरैशी का, और इसका जो कि मेन सवाल है आपका। देखिए, शाह महमूद कुरैशी, पहली बात है हमें ये पता करना पड़ेगा कि इमरान खान की सियासत किस तरह की चाहते हैं। जो पार्टी और जो सियासत वो लेकर चल रहे हैं वो सिर्फ उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। मेरे ख्याल में ये जो है सलमान अकरम राजा, या उनकी अपनी बहन अलीमा खान, या अली अमीन गंडापुर, ये तीनों का जो जोड़ है उसने उस गद्दी को गर्म रखा हुआ है जिस पे आके इमरान खान ने वापस बैठना है। क्या ये जो तीन लोग हैं उस गद्दी को किसी और को देने को तैयार हो सकते हैं? मेरा ख्याल है हरगिज हरगिज नहीं। बाकी यहाँ उम्मीदें तो हर एक की हैं, एस्पिरेशन का जिक्र हो रहा था, उम्मीदें तो सब बैठे हैं। मुराद सईद को सेनेटर बनने दीजिए, अगर वो बन गए आने दीजिएगा, देखिएगा एक और दरार पड़ेगी इसी पार्टी के अंदर। मुराद सईद एक ऐसा एस्पिरेंट या एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि इमरान खान को पसंद भी है, और वो इमरान खान का भी तरीकाकार ये है कि दो तीन ग्रुपों को आपस में हमेशा भिड़ाए रखता है, कोई भी ऊपर गालिब ना हो सके। दूसरी बात, अगर तो सियासत का मसला ये होता कि मैंने पार्टी की एक नजरिए के साथ इस पार्टी को कायम किया, वो नजरिया ये नहीं हो सकता कि मैंने शरीफों को जेल भेजना है, जरदारी को सजा देनी है। ये नजरिया नहीं हो सकता। सियासत का नजरिया खिदमत का नजरिया है, अवाम की खिदमत का, रियासत की और अवाम की खिदमत करने का। अगर उसके पास उसका नजरिया नहीं है, या एक खास किस्म की सियासत आगे ले जाने का, एक लिबरल सियासत होगी, ये होगा, इस किस्म का मैं नजरिया लेके जाना चाहता हूँ, अगर वो नहीं है और सिर्फ आप अपने आप को वज़ीर आज़म के तौर पर और कुल्ली इख्तियार वाले वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बाकी तमाम लोग आपसे 6 दर्जे 10 दर्जे नीचे बैठ के आपकी रोजाना आपको पूजा करें, तो मेरा ख्याल है वो फिर निज़ाम चल नहीं पाता। इमरान खान, अल्लाह उनको जिंदगी दे, जब नहीं होंगे तो इस पार्टी का क्या बनेगा? ये कोई 20 हिस्सों में बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर तो एक फलसफा और एक नजरिए के साथ पार्टी होती
तो आज शाह महमूद कुरैशी से बेहतर इंसान कोई नहीं था इनके पास। शहजाद साहब, कता कलामी की माजरत, अभी जैसे जैगम साहब भी बड़े नाम लिए ना उन्होंने कि जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा, तो क्या उन्हें ये खौफ है कि माइनस इमरान खान की तरफ बात ना चली जाए, शाह महमूद कुरैशी हावी हो जाए हर चीज पे, ये भी खौफ हो सकता है? देखिए, एक जिक्र किया, आपने सवाल पूछा कि शाह महमूद कुरैशी तो बहुत करीब थे इमरान खान से। मैं आपसे ये कहूंगा, जो जिस हद तक मैं जानता हूँ, और मेरा ख्याल है मैं काफी इसके ऊपर कह सकता हूँ, वसूख से कह सकता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी कभी भी एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में इमरान खान के साथ नहीं रहे। अच्छा। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को करीब बिठाने से भी थोड़ा सा भागते थे कि मेरे करीब नजर आ गए, तो इनका इतना खुद से इतनी शख्सियत के अंदर वो है कि ये मुझ पे हावी हो सकते हैं। जी, वाइस चेयरमैन थे ना पार्टी के। वाइस चेयरमैन, अब मुझे बताइए कि वाइस चेयरमैन तो बैठाना पड़ता था ना। लेकिन अगर ये कभी मुमकिन होता कि शाह महमूद कुरैशी का नाम हो लेकिन नजर कहीं ना आए। हाँ। जहां आप हायरार्किकल रिलेशनशिप्स के अंदर रहे हों, तो आपको अंदाजा होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इदारों के अंदर, कि किस तरीके से इनसिक्योर होते हैं जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं अपने नंबर 2 नंबर 3 से। हम भुगत चुके हैं इन तमाम चीजों को, हम जानते हैं। वो कहते हैं नाम तो हो, काम तो करे, सब कुछ करे, लेकिन नजर कहीं ना आए। सही है। तो इसलिए ये कहने का मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी की जो पोजीशन है इस वक्त, पार्टी की सियासत को, मुल्क की सियासत को शाह महमूद कुरैशी जैसे शख्स की जरूरत है, ताकि वो मामलात को, और पार्टी को इस चीज को समझना भी चाहिए, ठीक है, और आगे ले जा सके, और सुलझा सके और आगे ले जा सके। लेकिन क्या वो आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतनी बढ़ चुकी है, या फिर आने दिया जाएगा। शहजाद साहब, रजा साहब की तरफ चलते हैं, उनसे मैं सवाल करूंगी। के अंदर वो गुर्दा नहीं है अभी कि वो उसको अभी फिलहाल शाह महमूद कुरैशी को उस जगह पे आने दे कि वो पार्टी को संभाले। ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या सलमान अकरम राजा का कबल अज वक्त कहना दरअसल एस्टैब्लिशमेंट या किसी मुक्तदर हल्के के इशारे की तरफ है? महक, मुझे तो इसका नहीं मालूम कि मुक्तदर का इशारा हो सकता है, उन्होंने दिया या नहीं दिया। लेकिन ये बात जरूर है कि शाह महमूद कुरैशी एक सीनियर मंझे हुए सियासतदान है, मुख्तलिफ पार्टियों में तो रह चुके हैं, घाट घाट का पानी पी के अब तहरीक इंसाफ में पहुंचे हुए हैं, और उनकी खातिर जिंदगी में पहली बार जेल भी गए हैं। तो ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है, और अभी तक वो जेल में है, और यकीनन उनका एक स्टैचर जो है वो मौजूद है, और वो एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर बिल्कुल सामने आ सकते हैं। और यही, जैसे शहजाद साहब ने ऑलरेडी कह चुके हैं, अव्वल दिन से अगर आप देख लीजिए तो कभी भी वो इमरान खान के करीब नहीं आपको दिखाई दिए, बल्कि इमरान खान उनको वो तवज्जो नहीं देते थे जो कि एक अपने डेप्यूटी को दी जाती है। महक, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख्त क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक मुनज़्ज़म साइंसी बुनियादों पर उस्तवार पॉलिटिकल पार्टी है, या वो एक तहरीक है, एक मेला है, एक हजूम है, या एक बहुत बड़ा धरना है जो मुस्तकिल इस वक्त डी चौक पर या अब सोशल मीडिया पर मौजूद है, और उस पर तकारीर हो रही हैं, बढ़ के लग रही हैं। मुनज़्ज़म पार्टी अगर होती तो खुद खान साहब ने अपॉइंट कर दिया होता शाह महमूद कुरैशी को कि उनकी एब्सेंस में, या अगर वो जेल में होते तो ये मामला काफी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और अगर शाह महमूद कुरैशी को वो मौका भी दे तो शाह महमूद कुरैशी में वो पॉलिटिकल स्किल्स हैं कि वो ये मुश्किल वक्त में पार्टी और खुद बानी चेयरमैन को इस मुश्किलात से निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको मुख्तलिफ हल्कों के साथ काम करना आता है, बेशमूल मुक्तदरा जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मुनज़्ज़म पार्टी नहीं, ये एक तहरीक है। इस तहरीक में एक स्टार है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि कॉन्सर्ट होते हैं म्यूजिक के, उनमें एक ही गाने वाला होता है, जो कि स्टार होता है, उसके इर्द गिर्द कोई गिटार पे होता है, कोई पीछे होता है, कोई बैकग्राउंड में होता है। या कवाल ले लीजिए कि जैसे नुसरत फतेह अली खान को हम जानते हैं, दुनिया जानती है, तो कितने लोग जानते थे जो उनके साथ बैठे होते थे, मुख्तलिफ उनके हमनवा जो होते थे। तो खान साहब की भी स्टेटस वही है। वो और बात है कि अब राहत फतेह अली खान निकल आए हैं, हाँ। और शायद कुछ हल्कों की कोशिश होगी कि एक राहत फतेह अली भी निकल आए पीटीआई में से, जो कि अभी मुमकिन नहीं है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात इसमें अहम चीज ये है, और वो उसका जिक्र लाजमी है, और वो खुद खान साहब की इसके ऊपर क्या पॉलिसी, पॉपुलिज्म का जिक्र किया ज़ैकम खान साहब ने। बिल्कुल पॉपुलिस्ट रहनुमा जो होते हैं वो इसी तरह की एक रहते हैं, लेकिन हमारी सियासी पार्टियां दर हकीकत, देखिए पीटीआई भी अब उसी कैटेगरी में आ गई है। एक जमाने में तो वो एस्टेब्लिशमेंट की लाडली पार्टी थी, आज वो एस्टेब्लिशमेंट की चहेती नहीं रही, वो दस्ते शफकत उठ चुका है।
अब इस सूरत हाल में पार्टी लीडर्स बड़े इनसिक्योर होते हैं। ठीक है। उनको ये होता है कि कहीं ये ना हो कि उनका नंबर 2 नंबर 3 आकर हमला कर ले और पार्टी पे कब्जा कर ले, जैसे कि बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ, मखदूम अमीन फहीम के साथ इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती रही, एतजाज एहसन साहब के साथ भी होता रहा जब लॉयर्स मूवमेंट के लोगों ने कहा ये क्यों नहीं आगे आते। हाँ। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि ये मुतवातिर बात चलती रही। इधर PMLN में भी ये हुआ। ये आज जो शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हुए हैं, जी जी, ये तो उस वक्त जनरल जहांगीर करामत के जमाने में कहा जाता था कि भाई बड़े वाले को बिठा दो, छोटा ज्यादा कॉम्पिटेंट है। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त तो मैं सरकार का हिस्सा होता था, इसलिए मेरे भी कुछ सोर्सेस थे कि ये बात वाकई में हुई थी उस वक्त के वजीर आजम के साथ। ठीक है, 1997 और 98 अदर्स विल बेयर मी आउट। तो आज इतने टाइम लगा है। और रजा साहब, ये जो आपने जितनी मिसालें दी ना, शायद इसी वजह से PTI की क़यादत जो है वो खौफजदा भी नजर आ रही है शाह साहब के नाम की वजह से। महमद साहब आपकी तरफ आते हैं। 9 मई के बाद अगर कुरैशी साहब को क़यादत दे दी जाती है तो क्या लगता है आपको कि ये फ़ायदेमंद होगा पार्टी के लिए या तबाहकुन साबित होगी? मेरा ख्याल है दोस्तों ने बहुत ही जामे गुफ्तगू कर दी और उन्हें दोहराए बगैर मैं अपनी बात शायद न कर सकूं। बहरहाल मैं आगाज़ करता हूं। देखिए, शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको रिहाई हुई, यही बात उनके ख़िलाफ़ दलील के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है या की जाएगी, आप आगे देखेंगे। क्योंकि भाई इतने लोग थे, वो सारे एक ही सफ़ में थे लगभग, और उनको क्यों सज़ा सबको दी गई और इनको क्यों नहीं दी गई, और इनको इसलिए नहीं दी गई क्योंकि फिर वो आगे दलील दी जाएगी। यानी उनके हक़ में तो दलील यह है कि उन्होंने उसी तरह जैसे बाकी सब लोग कैद काट रहे हैं, उन्होंने भी कैद काटी है। वो पिक भी पहुंच गए थे, उनको दिल का आर्जा हो गया था जी। और उन्होंने सारा उसी तरह जेल का वो वक्त गुजारा है। अब जब उनकी रिहाई हुई तो हमने कहा भाई ये देख, यानी रिहाई तो नहीं हुई, यानी इस मुकदमे में बरी हुए ATC से। तो दूसरी बात, इनके जो खिलाफ दलील देते हैं लोग, वो कहते हैं भाई ख़ानदानी तौर पर इन्होंने सारी ज़िंदगी जो सियासत की है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर की है, और इस उम्र में आकर उन्हें इनकलाब की तो नहीं सूझ सकती। ये क्या बात है, तो ये कोई ग्रैंड स्कीम है जिसमें पार्टी पर कब्जा कर लिया जाएगा, ये दूसरी तरफ से दलील दी जाती है। अच्छा, इसी तरफ पार्टी के अंदर भी ये बात होती है और हमेशा से हो रही है। ये देखिए, इन लोगों की, यानी जहांगीर तरीन साहब की भी और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी, इनकी खूबी ये थी उस वक्त कि ये एस्टेब्लिशमेंट से इनके रवाबित थे और ये तवील अरसा तक उनके साथ सियासत मिलजुल के करते रहे। अच्छा, यही इनकी खराबी भी है। एक वक्त आता है पर ये खराबी बन जाती है। इस वक्त भी उसको एक खराबी की नज़र से देखा जा रहा है, हालांकि ज़रूरी नहीं है, दूसरी तरह भी देखा जा सकता है कि भाई ये लोग रवाबित बना सकते हैं, इन्हें एक ख़ास हद तक इख्तियार दिया जाए। क्योंकि बहरहाल जैसे दोस्त कह रहे हैं, वो पार्टी तो इमरान खान के ही नाम पर है, लेकिन वो फिर भी समझते हैं कि एक ख़ास हद से आगे इसको नहीं जाना चाहिए मामले को, अगर वो इख्तियार में आ जाए तो। ये जो सलमान राजा साहब हैं, ये पहले भी गैर मोहतात गुफ्तगू कर देते हैं। इस दफ़ा भी जो उन्होंने फ़िक्रा बोला, कोई ज़रूरत नहीं थी मेरा ख्याल है इसकी, चाहे उनको कितना ही क्यों ना घेरा जाए सहाफ़ियों की तरफ से। वो सीधी बात कहें कि जी वो एक सीनियर आदमी है और वो आएंगे और इमरान खान जैसा फ़ैसला करेंगे हम करेंगे। लेकिन ये कहना कि वो अभी अंदर हैं, अभी तो और मुकदमात हैं, उससे जैसे आपने सवाल में भी अपने कहा ना कि एक एहसास होता है जैसे कि वो घबरा रहे हैं कि भाई ये तो सीनियर एक आदमी आ रहा है। तो सीनियर तो बहरहाल वो हैं, ये हम जानते हैं कि उनका कद जो है वो सियासी तौर पर रवायती सियासत भी करते रहे हैं और एक तवील अरसा करते रहे, और हमारी सियासत में उनका कद काट जो है वो दूसरी तरह का है। ये गौहर साहब वगैरह और ये दूसरे जो हम नाम लेते हैं, ये तो बिल्कुल नौ आमूज लोग हैं और अभी आए हैं और कुछ अर्सा देखिए आगे। ये खला में पैदा हुई हुई क़यादत है, यानी खलाई क़यादत भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो इससे अंदेशा ये है कि इस पार्टी में सर फटव्वल बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि गरोबंदी तो पहले ही है और बड़ी वाज़ेह है, और इस तरह लोग जो हैं वो अगली सफ़ों में आने नहीं देते, लोगों को कोहनियाँ मारते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि अगर ये मामला कुछ आगे बढ़ता है तो इस सम में, तो फिर आप देखेंगे कि पार्टी में जो इंतशार की कैफियत है उसमें मजीद इजाफा होने का अंदेशा है। सही है, ठीक है, यानी वो पार्टी को बांट है ये चीज़। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। इस हिस्से में हम बात करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस विफाकी और सूबाई ताल्लुकात में नई बहस छेड़ चुकी है। उनका दो टक मौक़िफ़ है कि हमारा सूबा हमें चलाने दिया जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताल्लुकात को वाज़ेह कर रहा है। बॉर्डर एरिया में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि ड्रोन कार्रवाइयों का इख्तियार विफाक के पास नहीं, और KP हुकूमत ने साफ ऐलान कर दिया है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल सूबे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मजीद कहा कि ये पॉलिसी महज एक दिफाई मौक़िफ़ नहीं है बल्कि विफाक के तरीक़ाकार पर अदम एतमाद का इजहार भी है। उनका कहना था कि सूबे के असासे और इख्तियार हमारे पास ही हैं और हमेशा हमारे पास रहेंगे। कोई हमसे सूबे के असासे और इख्तियार नहीं छीन सकता। सूबे के अंदर किसी किस्म की विफाकी फोर्स कार्रवाई नहीं कर सकती। विफाक अपनी फोर्सेस को बॉर्डर की हिफाजत के लिए लगाए। गंडापुर ने वाजे किया है कि गुट तालिबान जैसे गैर रियासती अनासर की कोई जगह नहीं, लेकिन साथ ही विफाकी फोर्सेस की मुदाखलत को भी मुस्तरद कर दिया है। ये दोहरा मौक़िफ़ एक पेचीदा हकीकत की निशानदही करता है। जब रियासती रिट कायम करने की बात हो तो क्या सिर्फ सूबाई इदारे ही काफ़ी होंगे? वज़ीर आला की ये बात कि हमारा सूबा अपने वसाइल पर खड़ा हो सकती खुद इन्हसारी के विजन की अक्कासी करती है। लेकिन सवाल ये है कि जब बिजली के वाजिबात, बॉर्डर ट्रेड और माली इख्तियारात के मामलात हों तो क्या ये वाकई इस कदर सादा हो सकते हैं? ऐसे में सवाल ये भी जन्म लेता है कि क्या अली अमीन गंडापुर का बयानिया सूबाई खुद मुख्तारी का मजबूत मुकदमा है? सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि सूबे में गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। अली अमीन गंडापुर का ऐसा कहना है। क्या पीटीआई वाकई गुट तालिबान और बैड तालिबान के मुबहिम बयानी को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है? शहजाद साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेते हैं। महक, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और एक सवाल में पता नहीं कितनी सारी चीजें छेड़ दी कि इंसान हर एक का अगर जवाब देगा तो आपके पास टाइम नहीं होता सुनने का। पहली बात तो ये है कि बड़ा क्रिएटिव इब्तदाइया था जिसने भी आपके लिए कॉइन किया, आपका कसूर नहीं है लेकिन अगर उमर जावेद ने किया तो वो थोड़ा सा जरा और इसको देखें। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा क्रिएटिव ज्यादा था। अच्छा। देखिए, अली अमीन को गंदा करना, पीटीआई को गंदा करना, ये तो सियासी अमल है ना। हाँ। तो ये जो तालिबान का मामला है ये तो पाकिस्तान की रियासती अमल है। तो रियासत को सियासत के साथ मिलाना नहीं चाहिए, ना ही सियासत को चाहिए कि वो रियासत को किसी तरीके से भी प्रागंदा करे, मलाइन करे या उसको उस तरह से नहज में बहस में ले आए। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि अफगान तालिबान जो किसी ज़माने में जिसके ऊपर सवालात उठते थे, गुड तालिबान बैड तालिबान वाला जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका। अब जो अफगान तालिबान है वो रियासत को, अफगानिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं और हम अफगानिस्तान की रियासत को मानते हुए अब अफगान तालिबान को भी जो उनके जो हुक्मरान हैं उनके साथ मामला करने के लिए मामलात को लेके आगे चल रहे हैं। ये रियासती अमल है। बाकी आ गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक फ्रेंचाइज्ड टेरर ग्रुप है जिसको पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। वो पाकिस्तान पे हमले करता है, वो दूसरों का अलाकार बन के पाकिस्तान पे हमले करता है। वो अली अमीन गंडापुर पे करे, केपी पे करे या किसी और जगह पे करे, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमला होगा। तो इसलिए हम अली अमीन और पाकिस्तान को तफरीक नहीं आपस में कर सकते, केपी और पाकिस्तान की तफरीक नहीं कर सकते, ना ही कभी ऐसी बात सोचनी और करनी चाहिए। अच्छा, तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो तालिबान का जो अमल है, एक गलती जहां पर हुई वो वहां पे हुई जहां पर स्ट्रेटजी में गलती की गई, जहां पे किसी ने सोचा कि जो तालिबान गए हैं अब वो चूंकि हमारे अपने हैं उनको हम यहाँ पे लाके बसा देंगे। वो जब बसाने की कोशिश की गई तो वो एक स्ट्रेटेजिक गलती थी कि आपने ऐसे लोगों को मौका दे दिया। वो जितने भी थे, 500 थे या 5000 थे या 15000 थे, खानदानों को मिला लें तो 15000 की बात की जाती है, वरना 5000 की बात की जाती। आए वापस, उनके स्लीपर सेल्स भी होंगे, वो एक्टिवेट हो गए, वो मिल मिला के उन्होंने फिर से वो गंद खेलना शुरू कर दिया जो वो अपने आप को बेचते हैं और लोगों के इंडिया के बिहाफ पे या किसी और मुल्क के बिहाफ पे वो अमल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये एक स्ट्रेटेजिक और सोच की और फिक्र की गलती थी जो कि वाजे होकर जिसका हमें आज भुगतना पड़ रहा है। चाहे केपी हो, अली अमीन हो, पाकिस्तान की रियासत हो, पाकिस्तान के इदारे हो, सबको मिलकर इस जंग को लड़ना है। मेरे हिसाब से किसी किस्म की भी तफरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। ड्रोन्स का मामला पाकिस्तान की रियासत और केपी दोनों का मिल के आपस का मामला है। ये नहीं है कि हमें इजाजत लेनी पड़ती है किसी से। केपी वाला बताएगा कि रियासती जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो तो एक सेंट्रल जगह पे वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक को काम करेगा। तो इसलिए ये कहना कि किसी एक फाइनल एक पॉइंट कह दूं, हम अगले दिन एक खातून के उसको कत्ल किया गया बलूचिस्तान में, जिरगे पे हमारे यहाँ बातें शुरू हुई और बहुत बात हुई कि जिरगे का निज़ाम है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और क्या कमाल की बात है कि फाटा जो कि इंजमाम के होने के बाद अब एक नॉर्मलाइज होता जा रहा था पाकिस्तान के साथ, अब बात की जा रही है कि उसको फाटा को दोबारा हाइफनेट कर दिया जाए, हाइफनेट कर दिया जाए ताकि वो अलहदा हो जाए और वो फिर से एक वफाकी इलाका बन जाए। ये है वो कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन जो हमारी
पॉलिसी के अंदर आती हैं जो कि मसाइल खड़ी करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ हो चुकी है और अच्छी सोच के साथ फाटा का इंतजाम हुआ, उसको अब नहीं छेड़ना चाहिए। और केपी और अली अमीन का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत का। चलें ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। ड्रोन हमलों पर पाबंदी क्या समझे हम? खैबर पख्तूनख्वा में रियासत के अंदर रियासत बन रही है? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो बिल्कुल अपने खुद मुख्तार यूनिट्स हैं। और ज्यादा अहम बात यह है कि उनके ये जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि अभी रिसेंट जो हफ्तों में वहाँ पे कुछ ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं जहाँ पर ये कंप्लेंट्स आई कि उसमें कुछ सिविलियंस जो हैं उनकी जद में आए हैं। अब ड्रोन वॉरफेयर आपको पता है एक मरवजा तरीकाकार बन चुका है, जो है एक नई फॉर्म ऑफ वॉरफेयर या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। तो उसमें जाहिर बात है अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बल्कि वो वफाक से ये भी कह रहे हैं कि आप इसमें एहतियात बरतिए, क्योंकि एक पूरी तारीख है पिछले 20 सालों पे मुहित जहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ जो रद्द अमल आया, खुसूसन साबिक फाटा या जो अब कबायली अजला हैं केपी के, वहाँ पे उसका शदीद रद्द अमल आया। उसी की रद्द अमल की वजह से जो है आपने देखा कि ये जो बहुत सी तहरीकें मसलन पीटीएम या दीगर सामने, बल्कि खुद पीटीआई जो है, खुद इमरान खान बहुत बड़े ड्रोन वॉरफेयर के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एक जुलूस भी लेके गए थे, अगर आपको याद हो, आज से कुछ बहुत साल पहले। तो ये वो नुमाइंदगी वो करें उस सेंटिमेंट की। जहां तक गंडापुर साहब के बयानात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तो फिर अजहर उमर साहब ये बताएं कि ये जो मामला है ये सूबाई मामला है या फिर विफाकी मामला है? नहीं देखिए, ये फेडरल मामला है और जैसे शहजाद साहब ने कहा ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की रियासत पे ये हमले हो रहे हैं एक ऐसे ग्रुप की तरफ से जिसे दुनिया भर एक दहशतगर्द ग्रुप मानती। खुद अमेरिका ने प्रोस्क्राइब किया हुआ है टीटीपी को और भी ममालिक ने, और हमने तो किया ही उसके ऊपर बैन। मगर उसको वफाक को सूबे को साथ लेके चलना जरूरी है। सूबे का इसमें एक रोल आता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे की भी जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से हम जब भी इस तरह के मामला होते हैं तो हम ये पूछते हैं कि सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, सिर्फ फेडरल हुकूमत का ये फर्ज तो नहीं है। तो ये मिलजुल के काम करना है, इसके लिए मैकेनिज्म्स बने हुए हैं और मेरे ख्याल से कोई ये इतना बड़ा मामला नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी सियासत खेलते हैं, आपको पता है अभी उनके ऊपर बड़ी तनकीद आ रही है जी। पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो इमरान खान से गद्दारी की है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सौदा बेचना होता है हर दूसरे तीसरे दिन। और ये इस वजह से भी हो सकता है ना रजा साहब, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी हुई है ये एपीसी के बाद हुई है, ये वही एपीसी है जिसका आज सब जमातों ने बॉयकॉट भी किया है। जैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। कहा गया कि हमारा सूबा हमें चलाने दें, मुस्तकबिल में पख्तून कार्ड का पेश खैमा हो सकता है उनका ये बयान? देखिए, अपना सूबा तो उन्होंने चलाना है और अपना सूबा वो खुद ही चला रहे हैं। जहाँ पर रियासत नहीं होती वहाँ कबायलियत होती है, और जहाँ कबायलियत होती है वहाँ पे अनारकी होती है। तो यही हमें साबिका फाटा के इलाकों में नज़र आ रहा है, बलूचिस्तान में भी नज़र आ रहा है। अब जो रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है वो 70% रिट तो सूबे ने कायम करनी है। लॉ एंड ऑर्डर भी सूबे के पास है। विफाक ने तो अपनी 20-30% रिट कायम करनी है, और विफाक का मसला तो ये है कि मामलात हाथ से आगे ना निकले। अब इनका मसला ये है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि देखिए लोगों ने दहशतगर्दी से बहुत दुख उठाए हैं। जो दुखी इंसान होता है वो नाराज़ होता है, जब नाराज़ होता है तो वो साजिशी थेरियों का भी शिकार होता है, और जब वो नाराज़ होते हैं, साजिशी थेरियों का शिकार होते हैं, तो ज़ाहिर है उनका गुस्सा सूबाई हुकूमत की तरफ भी आता है। और ऐसी सूरत में दहशतगर्दी के मामले पर हम देखते हैं कि गंडापुर साहब और वहाँ की हुकूमत कुछ सियासी बयानात देती है, सियासी अंदाज में उसको लेकर चलती है। मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा है इस पर उनसे बात होनी चाहिए। इस दफ़ा सिर्फ इस बात को बयानात तक मत रहने दें। वो कह रहे हैं कि हम चलाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, उन्हें कहिए अपना प्लान बना कर दें। देखिए, बयानात की बात तो नहीं है ना, उनके पास काउंटर इंसर्जेंसी प्लान क्या है, एक मुकम्मल प्लान चाहिए। सूबाई हुकूमत कैसे रिप्लेस करेगी फ़ौज को पुलिस से, कैसे लड़ेगी, उसको किस तरह की ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसको कैसी तरबियत चाहिए होगी, क्या उसको हथियार और सहूलतें चाहिए होंगी, किस तरह किन फेजेस में वो जिम्मेदारी उठाएगी। देखिए, कोई फ़र्क नहीं है पाकिस्तान की फ़ौज लड़ रही हो या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लड़ रही हो,
दोनों इस मुल्क की खातिर लड़ते हैं, दोनों इस मुल्क की खातिर जान देते हैं। सूबाई हुकूमत संभाल रही हो या वफाकी हुकूमत संभाल रही हो, दोनों रियासतें हैं। पाकिस्तान की रियासत है सूबाई हुकूमत भी, वफाकी हुकूमत भी। जो फ़र्क है वो डिवीजन ऑफ लेबर है, कोई लड़ाई नहीं है, वो कोई अलग थलग नहीं है। वो जिम्मेदारी उठाना चाहते तो उनकी जिम्मेदारी है, और बिस्मिल्लाह, लेकिन प्लान दें, बयानात ना दें, फिर उनके प्लान पर बैठकर बात की जाए, फिर उसमें यह तय किया जाए कि कौन से इंडिकेटर होंगे, कब यह जाहिर होगा कि यह फेज़ आपने कर लिया, इतना आपने संभाल लिया। क्या आप जुग्राफियाई अंदाज में कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता संभालेंगे, क्या आप जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता संभालेंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि जाहिर है इन इलाकों को आप इन जंगली जानवरों के सपुर्द तो नहीं कर सकते कि फौज भी पीछे हट जाए, पुलिस के पास भी कंट्रोल नहीं है। आप ड्रोन्स का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी खत्म कर दें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पिछले साल क्या हो रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस की कितनी तबाही हो रही थी। क्या उस सूरत में कोलैटरल डैमेज बंद हो जाएगा? क्या अगर ये ड्रोन इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो वो क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल बंद कर देंगे? क्या वो नहीं घुसेंगे आबादियों पे? क्या वो आबादियों को महसूर नहीं करेंगे? क्या उनसे भत्ता नहीं लेंगे? क्या उनको कत्ल नहीं करेंगे? इस सूरत में अगर आप फौज के भी हाथ बंद कर दें तो फिर क्या होगा? ये तो नहीं हो सकता। लेट देम गिव अ प्लान एंड टॉक ऑन दिस प्लान। उन्हें कहें जी बातें नहीं करें, प्लान दें। ठीक है, प्लान हो और उस पर फिर अमल दरामद भी हो। हमारे साहब आपकी तरफ आते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा विफाक के शिकंजे से निकलकर अपने वसाइल पर खड़े होने के काबिल हो चुकी है, संभाल सकती है अपने मुआशी मामलात को? मेरे ख्याल इस तरह नहीं देखना चाहिए इस मामले को। जैसे कहा भी गया कि ये एक सियासी बयान है और उसको उसी हद तक रहना चाहिए। बुनियादी सिर्फ बात क्या है, सूबे का रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें क्या दो राय हो सकती हैं। और वफाक का रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें भी कोई बात। बॉर्डर सिचुएशन उन्हें कंट्रोल करनी है, बॉर्डर नहीं है, इंटरनली भी करनी है। हमारे कुछ ऐसे मारूजी हालात हैं जिसकी वजह से वो एक ताकतवर हमारे जो इदारे हैं वो सूबे के पास वो रिसोर्सेज भी नहीं होते, और हमारा चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। हमारे खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है, हमारे खिलाफ बहुत अरसे से ये मामला चल रहा है। उसके अंदर इलाकाई हुकूमतें शामिल हैं। सीधा कहिए अफगानिस्तान हुकूमत हमें, यानी ये हम इस शक का इजहार करते रहे, हमारे पास उसके शवाहिद मौजूद हैं कि टीटीपी जो है भारत कर रहा है ना इस्तेमाल, भारत उसे इस्तेमाल करता है, उसे अफगानिस्तान की तरफ से भी इमदाद मिलती है, सपोर्ट मिलती है, इसके भी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? हमें तो ये बताया जाता है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर शाम के बाद सूबाई हुकूमत की रेट ख़त्म हो जाती है, बल्कि वफाकी इदारे जो हैं वो भी ज़रा दुबक जाते हैं। तो ये इस सूरत हाल में क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो वहाँ पर बड़ी संजीदा, इस वक्त हमारी सालमियत की एक तरह की जंग है और हमें बड़े बड़े दुश्मनों का सामना है, और हम बड़े बड़े दुश्मनों को, जैसे मई की जंग का हम हवाला देते हैं, हमने बहुत ज़ेर किया है, हमने एक ख़ास पोजीशन अटेन की है। अब हमें इंटरनली ब्लीड करने की कोशिश हो रही है, पहले से हो रही है, अब उसमें मज़ीद इजाफे का अंदेशा है। तो हमें भी उसके एक काउंटर स्ट्रेटजी तो बनाना पड़ेगी। तो हमारी दुश्मनी जिन लोगों से है, हम उसके बारे में सूबाई हुकूमत का भी वही रवैया चाहते हैं जो कि रियासत का रवैया हो। इस बारे में इबहाम रहा है और हम देखते रहे हैं, बहुत से ऐसे बयानात आते हैं, हम डायरेक्ट जो है उनसे बात करते हैं, हम मामले को हल करेंगे, यानी एक स्टेट की जो पॉलिसी है उससे हटकर भी बातें होती हैं। हम कहते हैं गैर कानूनी लोगों को वापस भेजना है, तो कहते हैं नहीं जी, यानी वो इन तमाम बातों में एक इबहाम का रवैया रखते हैं। और दूसरी तरफ से भी खैर सगाली का इजहार किया जाता है। वो लोग जो हैं PTI कह लीजिए, या उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं होता इस तरह। मतलब एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरा खित्ता इस गिरदाब में फंसा हुआ है, और ये कोई छोटी खेल नहीं हो रही कि हम कहें जी इसको हम मारेंगे, ये नहीं करते। इसको तो ऑल आउट एक भरपूर हमें ये काम करना है और एक दफ़ा इस मामले को निपटाना है। ये सिर्फ हमारा नहीं, आप देखिए चीन का भी इस बारे में क्या रवैया, वो कितनी संजीदगी से उन्होंने इस सारे मामले को टेकअप किया हुआ है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की जो कोशिश हो रही है, उसमें भी हमें मालूम है कि कौन सी कुव्वतें जो हैं वो अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, और अपनी कमज़ोरी दिखाकर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें इस सिलसिले में अपनी भरपूर क़ुव्वत का भी मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, कमेंट आपका आ गया। अब आपसे लेंगे इजाज़त और आपसे मंडे को फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।